जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हिंदी भाषा में हरस स्वरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी भाषा में हरस स्वरों की संख्या 4 होती है, अ, ई, उ और री। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। किन वर्णों के उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है? इसका आंसर हो जाएगा अल्प प्राण के जो वर्ण होते हैं उनके उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है। अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा, ये सभी वर्ण अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं और सभी अंतस्थ व्यंजन तथा सभी स्वर ये भी अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ 3 प्रकार के शब्द होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। पशु चर रहे रेखांकित पद है, तो इसमें रेखांकित पद है पशु। तो पशु कैसी संज्ञा है? यह एक जातिवाचक संज्ञा है। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चरित्र। यह भाववाचक संज्ञा है। निम्न से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं? इनमें से कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग नहीं है? तो हीरा, पीतल और अस्त्र यह सभी पुल्लिंग शब्द है। यमुना स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? हिंदी के जो शब्द होते हैं उनका लिंग निर्धारण होता है संज्ञा के आधार पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा सारस। सारस क्या है? यह पुल्लिंग शब्द है। हिंदी में कितने वचन होते हैं? हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? तो प्रत्येक शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? इनमें से कौन सा शब्द है जो एक वचन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दर्शन, प्राण और आंसू, ये बहुवचन है। आकाश क्या है? यह एक वचन है, सिंगल वचन है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। पंखा का बहुवचन क्या होगा? पंखा का बहुवचन क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंखे। पंखा का बहुवचन क्या हो जाएगा? पंखे हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? राइट आंसर हो जाएगा प्राण। प्राण शब्द का प्रयोग केवल बहुवचन में होता है। इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो यह और वह है, ये दोनों निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम है। कोई गाना गा रहा है, वाक्य में सर्वनाम पहचाने। कोई गाना गा रहा है, वाक्य में सर्वनाम की पहचान करना है। तो यहाँ पर कोई कैसा सर्वनाम है? यह एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं विशेषण। उन्हें विशेषण कहते हैं। सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पढ़ना एक सकर्मक क्रिया है। दौड़ना, हंसना और आना ये तीनों अकर्मक क्रिया है। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो इसमें बताना कौन सा एक अकर्मक क्रिया है। तो श्याम हंसता है, हंसना क्या है? एक अकर्मक क्रिया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बाकी तीनों सकर्मक क्रिया हैं। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। कर्म कारक के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। करण कारक किस वाक्य में है? किस वाक्य में करण कारक है? तो इसका आंसर हो जाएगा वह कलम से लिखता है। यह क्योंकि इसमें
भाव मिला वह कलम के द्वारा लिख रहा है, क्योंकि करण कारक का जो कारक होता है वह के द्वारा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह कलम से लिखता है, यह एक करण कारक है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? संप्रदान का जो कारक होता है वह के लिए होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा। अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमसे। हमसे क्या है? यह एक अपादान कारक है, क्योंकि यहाँ अंत में से लगा है। उसके बाद उत्तम पुरुष क्या होता है? हम क्या है? उत्तम पुरुष है, और यह बहुवचन भी है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? मैं खाना खा चुका था, लास्ट में चुका था शब्द, तो यह एक पूर्णभूत वाक्य हो जाएगा। कैसा वाक्य हो जाएगा? पूर्णभूत वाक्य हो जाएगा। दुनिया को नई राह दिखाता है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। तो नई राह दिखाता है, अंत में ता है शब्द आया। तो इसका आंसर हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। कैसा वाक्य है? सामान्य वर्तमान काल वाक्य है। निम्न से वर्तमान काल का उदाहरण है। वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर वह जाता है, लास्ट में क्या है? ता है। तो यह कैसा वाक्य हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। वह आए तो मैं जाऊं, प्रयुक्त प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है? वह आए तो मैं जाऊं, मतलब भविष्य की बात हो रही। कौन सा भविष्य काल? हेतु हेतु मद भविष्य काल, ऑप्शन ए। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, उस वाक्य को कहते हैं। तो अगर कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो जाएगा तो उसे कहेंगे कर्मवाच्य, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। और कर्ता के अनुसार अगर क्रिया में परिवर्तन होगा तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है कौन सा वाच्य है? तो यह कर्मवाच्य है। कैसा वाच्य? यह कर्मवाच्य है। उससे बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य? उससे बैठा नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य? इसमें भाववाच्य है, क्योंकि इसमें असमर्थता का भाव मिलता है। वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। तो वह दिन भर पढ़ता रहता है, तो दिन भर कैसा शब्द है? तो यह एक निपात है, यह निपात है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय पद है। अव्यय क्या होता है? जिसमें लिंग कारक काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे अव्यय कहते हैं। नहीं शब्द क्या है? अव्यय है। अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो संबंधवाचक अव्यय को कुल 13 भागों में विभक्त किया गया है अर्थ के आधार पर। इधर उधर जिधर किस प्रकार के अव्यय हैं? इधर उधर जिधर, ये तीनों किस प्रकार के अव्यय हैं? ये दिशावाचक अव्यय हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अहेर शब्द का तस्मक रूप होगा। अहेर शब्द का तस्मक रूप क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आखेट होगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से तस्मक रूप है, इनमें से कौन सा तस्मक रूप है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अक्षर, यह तस्मक रूप है। इसका तद्भव क्या हो जाएगा? आखर। गोधूम शब्द का तद्भव है, गोधूम शब्द का तद्भव क्या है? गेहूं, गोधूम शब्द का तद्भव है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बच्चा। इसका तस्मक क्या हो जाएगा? वत्स, वत्स इसका तस्मक हो जाएगा। और बच्चा यह क्या है? एक तद्भव शब्द है। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो यह कैसा किस भाषा का शब्द है? तो इसका आंसर है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। रिक्शा शब्द किस भाषा का है? रिक्शा शब्द किस भाषा का है? रिक्शा एक जापानी भाषा का शब्द है। आचार शब्द इनमें से किस भाषा से आया है? आचार शब्द किस भाषा से आया? तो यह किस भाषा से? इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली भाषा का शब्द है आचार। अशक्त का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अशक्त का
पर्यायवाची शब्द कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा मंद। मंद या एक मंद किसका पर्यायवाची? अशक्त का। अनिल का पर्यायवाची शब्द है, अनिल का मतलब होता है हवा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पवन, यह अनिल का पर्यायवाची है। टीका शब्द का पर्याय है, टीका शब्द का पर्याय होता है व्याख्या, व्याख्या करना, टीका का अर्थ होता है ऑप्शन ए। पक्षी का पर्याय है, पक्षी का पर्यायवाची पूछा तो इसका आंसर विहंग, यह पक्षी का पर्यायवाची है। जटिल का विलोम होगा, जटिल का विलोम क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सरल, सरल या जटिल का विलोम शब्द है। जागृति का विलोम है, जागृति का विलोम हो जाएगा सुषुप्ति, सुषुप्ति यह जागृति का विलोम शब्द है। आंखें फेर लेना का अर्थ है, आंखें फेर लेना का अर्थ होता है उदासीन हो जाना। अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा? तो इसमें अनु, अनु उपसर्ग, तो ऑप्शन सी इसका परफेक्ट आंसर है। सुशिक्षित में उपसर्ग है, सुशिक्षित में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें सु उपसर्ग है। किस शब्द में अ उपसर्ग है? किस शब्द में अ उपसर्ग है? राइट आंसर हो जाएगा अभाव, अभाव में अ उपसर्ग है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। घुमक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? घुमक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा अक्कड़, अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुण संधि, इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि है। सूर्य प्लस उदय इसका संधि विच्छेद है। यथो उचित का सही संधि विच्छेद है, यथो उचित का सही संधि विच्छेद कौन सा? यथा प्लस उचित, इसमें भी गुण संधि है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। उड्डयन का संधि विच्छेद होगा, उड्डयन का संधि विच्छेद होगा उत धन डयन, उत धन डयन, इसमें व्यंजन संधि, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल मतलब नीला है जो कमल, इसमें विशेषण विशेषित यहाँ पर हो जाएगा कर्मधारय समास। जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो, दोनों शब्द प्रधान हो तो उसे कहते हैं, जहाँ पर दोनों शब्द प्रधान होते हैं वहाँ पर हमेशा द्वंद्व समास होता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधीन, अधीन क्या है? शुद्ध वर्तनी, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसमें से बताना है कौन सा वर्तनी शुद्ध है, तो राइट आंसर हो जाएगा अनधिकार, अनधिकार यह शुद्ध वर्तनी है। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया? हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा पदम सिंह शर्मा ने किया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? तो यह आदिकाल में लिखा गया था, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? राइट आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को कौन सी संज्ञा दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आदिकाल को बीज वपन काल की संज्ञा दी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। हिंदी साहित्य को कितने काल खंडों में विभक्त किया गया? तो इसका आंसर होगा 4 काल खंडों में विभक्त किया गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? तो आधुनिक काल जो है वह 1850 ईस्वी से माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? तो हिंदी साहित्य के कुल 4 भागों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, तो इसका आंसर है डी संयुक्त काल, कोई इसका विभाजन नहीं है।
आदिकाल के लिए वीरगाथा काल का नाम किसने प्रस्तावित किया? तो आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग को हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसके पास है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पास। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है।